मैं डॉक्टर पवन बासनेवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके फायदे के लिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इमीडिएटली अलर्ट पाने के लिए बेल आइकन को भी इनेबल करें ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए और अपने नॉलेज को अपडेट कर पाए, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर पाए। ओके, तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है कौन सा वाला, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। फ्रेंड्स, मैं इसके लिए समझने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने घर में जो चपाती बनती है, रोटी बनती है, उसमें कोई कंकर आ गया या मिट्टी आ गई तो वो कहां से आ सकती है, वो यदि आपको समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको बनता है वो 100% आपको तैयार हो जाएगा। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, उसमें कंकर आ गया। कंकर आने का क्या कारण है? सबसे पहले हमारे गेहूं पिसाते टाइम उसमें कंकर को साफ नहीं किया था, गेहूं में ही था। फिर उसके बाद में जब उसको पिसाया, जब चक्की में पिसा, उस चक्की में पीसते टाइम वो मिट्टी आ गई। फिर उसके बाद में जब घर में लाए, घर में लाने के बाद में जब उसमें हमने आटा लगाया, आटा लगाते टाइम आपने पानी डाला, पानी में हो सकता है कंकर या मिट्टी हो सकती है, नमक डाला, नमक में हो सकता है। फिर वो अपने अपने रोटी बनाते टाइम चकले बेलन की बात कर रहे थे, उस पे हो सकता है ये वाली कंकर। और उसके बाद में जब आपने तवे पे बनाई, तवे पे कंकर हो सकता है। फिर आपने उसके बाद में जब आपने घी लगाया उसमें तो घी में हो सकता है। फिर उसके बाद में आपने चपाती डाली किसमें, प्लेट में या थाली में, तो थाली यदि आपने साफ ढंग से नहीं की तो वहां पर भी आप मिट्टी या कंकर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, या जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके घर में जो धूल धाल वगैरह उड़ रही है तो वो आपके उसके अंदर आ गया तो ध्यान हो गया, या किसी ने जानबूझ के मिला दिया। तो ये फ्रेंड्स, प्रोडक्ट हमारा यहाँ क्या हो गया, चपाती। चपाती में जो कंकर या मिट्टी जो आ गई वो किस वजह से आ गई, यदि आप इसका पूरा का पूरा देखेंगे तो इसी को कोरिलेट करते हुए हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, रिएजेंट यूज्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, डिफेक्ट इन प्रोसेस, सॉल्वेंट, एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, डिफेक्टिव स्टोरेज एंड एडल्ट्रेशन। फ्रेंड्स, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद वन एग्जांपल जो आपको मेन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसका क्या आता है, डिस्कस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये करीबन आपके 10 नंबर का सवाल आता है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यहाँ पे इस पूरे वीडियो को देखना ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल समझाने वाला हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी लिस्ट याद हो जाएगी। और जितना ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करें ताकि उन सबको भी फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, पहले बात कर रहे हैं अपन रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिनसे हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, मींस यूज टू प्रिपेयर प्रोडक्ट। ओके, सपोज उस रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटी हो। एग्जांपल देखिएगा, ये है हमारे पास कॉपर जो हमें ओर से मिलता है, क्लियर। और हमारे पास ये है जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रेंड्स, कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट मींस यहां पे ये रिएक्शन किस चीज की है, कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन करने की। हमें कॉपर सल्फेट बनाना है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली जब कॉपर को ओर से निकाला जाता है तो उसमें इम्प्योरिटी रहती है आयरन और आर्सेनिक की। क्या रहती है, आयरन एंड आर्सेनिक की एज ए इम्प्योरिटी रहती है कॉपर में। तो क्या होता है, जब इसके साथ हम कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो दैट आयरन एंड आर्सेनिक विल अपीयर इन कॉपर सल्फेट आल्सो। मतलब
कॉपर आयरन और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी किसमें होगी, कॉपर सल्फेट में भी होगी। तो क्या होगा, इसीलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस कॉपर सल्फेट में आयरन और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को हम जीरो नहीं कर सकते। तो क्या करते हम, इसकी एक लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, लिमिट टेस्ट दैट इज लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, आयरन एंड आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, शायद आपको अब और समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। नाउ ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा देखना, रिएजेंट यूज्ड का मतलब समझना पहले कि हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं उस या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कोई दो रिएजेंट यूज कर रहे हैं और वो रिएजेंट से हमारा थर्ड प्रोडक्ट बन रहा है। वो थर्ड प्रोडक्ट में यदि रिएजेंट ही एज ए इम्प्योरिटी आ जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, हमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। ओके, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है वाटर में। क्लियर। तो हमें इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ओके, और इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, और ये भी हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म में रहता है वाटर में। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, दोनों को मिक्स किया और हमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और उस प्रेसिपिटेट से हम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि हमने इसको अच्छे से वॉशिंग नहीं किया, नॉट प्रॉपर वॉशिंग, ओके, तो क्या होगा, इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी हमें एज ए इम्प्योरिटी मिलेगा एंड सोडियम कार्बोनेट भी एज ए इम्प्योरिटी मिलेगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मतलब ध्यान देना। इसीलिए फार्माकोपिया क्या कहता है, इसमें क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं अपन, और इसमें सोडियम कार्बोनेट का लिमिट ऐसे करते हैं कि कितनी इम्प्योरिटी है, और इसीलिए हम एज ए ये दोनों के दोनों एज ए इम्प्योरिटी रहती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, शायद समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना जरूरी है। ये किसकी रिएक्शन है, रिएजेंट यूज्ड, इसकी रिएक्शन है। ओके, नाउ फ्रेंड्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमारे सामने एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट स्टेप में ए और बी मिलके सी बनाते हैं और सी से हम डी बनाते हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डी, और स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ए एंड बी। तो फ्रेंड ध्यान देना, यहाँ पे सी एज ए इंटरमीडिएट है। क्लियर है। तो यदि हमारा सी डी में अवेलेबल हो गया तो वो हमारा इंटरमीडिएट है एज ए इम्प्योरिटी इन आवर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह का पर एग्जांपल है, जैसे हमें बनाना है पोटेशियम आयोडाइड, हमें बनाना है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड। ओके, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड और आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड बनता है और पोटेशियम आयोडेट और बनता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम आयोडेट। ओके, इस पोटेशियम आयोडेट के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। पोटेशियम आयोडेट को हम क्या करते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हम कार्बन के साथ हीट करते हैं। कार्बन के साथ हीट करेंगे तो क्या होता है, दैट पोटेशियम आयोडेट कन्वर्ट इनटू अगेन पोटेशियम आयोडाइड। ओके, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अ गैस, वो बाहर निकल जाती है।
ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो पोटेशियम आयोडेट था उसको पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया, जो ये वाला है। ओके, नाउ बात ये है, यदि हमारा ये पूरा का पूरा पोटेशियम आयोडेट कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, दैट विल बी प्रेजेंट इन आवर प्रोडक्ट, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट। ओके, इंटरमीडिएट, क्लियर, दैट में बी एज ए इम्प्योरिटी। शायद समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्लियर। नो, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट इन प्रोसेस। प्रोसेस में यदि हमारे पास डिफेक्ट हो कि हम जो प्रोसेस बोला गया है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखना, ये है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड जिसको हमें बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर। कैल्शियम क्लोराइड जनरली वाटर सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल का मतलब में यहाँ पे समझना, वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पे HCl अगेन ये सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, दैट इज एज ए PPT बात कहेंगे या सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लियर। तो क्या करते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए हम एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं किसमें, HCl में। कीप इन माइंड, एक्सेस अमाउंट में। ओके, एक्सेस अमाउंट में डालते हैं। तो दूसरा पार्ट इसका ये है कि प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। ओके, हम मिक्सिंग क्यों जरूरी है, यहाँ पे HCl लिक्विड कंडीशन में है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। तो सॉलिड को क्या करेंगे आप, प्रॉपरली जब तक मिक्सिंग नहीं करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यदि सॉलिड डाला तो जाके नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा, शटल डाउन हो जाएगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास, कौन सी, एक तो प्रॉपर मिक्सिंग और दूसरी एक्सेस अमाउंट में हमें कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। तो क्या होगा, जितना HCl है वो पूरा का पूरा रिएक्शन कर लेगा और कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ पे दूसरी चीज है, यदि कैल्शियम कार्बोनेट हमने ज्यादा डाला तो वो क्या होगा, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब एज ए कैल्शियम कार्बोनेट इंप्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोसेस में से हमने एक भी प्रोसेस सही नहीं किया। कौन सा, या तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं किया तो HCl बच जाएगा रिएक्शन से, और यदि हमने एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड नहीं डाला तो अगेन HCl बच जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, कैल्शियम क्लोराइड में जनरली HCl की इम्प्योरिटी रहती है यदि आपने ये दोनों प्रोसेस प्रॉपरली नहीं किया तो। शायद समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। नाउ फिर बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, दैट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जनरली हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो एक मीडियम चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर रिएक्शन करवाई, HCl जनरली गैस होती है, लेकिन गैस को हम वाटर में सॉल्युबलाइज करते हैं तभी वो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम जो सॉल्वेंट जनरली मैक्सिमम रिएक्शंस में ही है या मैक्सिमम टेस्ट में क्या यूज होता है, वाटर यूज होता है, जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ रहता है एज ए सॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे स्पेसिफिक सॉल्वेंट लेना होता है। जनरली लैबोरेटरीज में या स्टूडेंट करते क्या है, जो टैप वाटर है, मतलब जो नल में पानी आता है उसको ही यूज कर लेते हैं टेस्ट के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है देखिएगा, जनरली टैप वाटर में कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, सोडियम रहता है, क्लोराइड रहता है, सल्फेट रहता है एंड कार्बोनेट रहता है। इनके डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं जो एज ए सॉल्ट फॉर्म में रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, दीज आर एज ए इम्प्योरिटीज। ओके, ये एज ए इम्प्योरिटी की तरह से काम करेंगे यदि हम
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम टेप वाटर फार्मास्यूटिकल्स में यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट ये है कि हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करें जिसमें ये सारे के सारे आयंस या सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं रहते। हम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट आउट कर देते हैं, मींस प्यूरिफाइड बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है किसके कंपैरिजन में? टेप वाटर के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि हमारे सॉल्वेंट में ही इम्प्योरिटी हो गई, क्योंकि ना तो वो रॉ मटेरियल है ना और कोई रिएक्शन कर रहा रिएजेंट है, लेकिन हम जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं उस सॉल्वेंट में यदि इम्प्योरिटी हो गई तो दैट इम्प्योरिटी विल अवेलेबल इन आवर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स सॉल्वेंट भी अगेन एज ए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी रहेगा फॉर द आवर प्रोडक्ट। ओके, now friends come to the next, that is action of solvent and reagents। फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हम घरेलू चीज की बात करता हूं तो यदि एग्जांपल है हम नींबू की शिकंजी पीतल के या तांबे के बर्तन में नहीं बनाते कभी भी, यदि हम तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में नींबू की शिकंजी बनाएंगे तो क्या होगा? वो तांबा या पीतल वो उस सॉल्यूशन में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? सिट्रिक एसिड वो काम करता है नींबू वाला और उसको डिसॉल्व कर लेता है, और शिकंजी में पीतल और तांबा बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाता है। यदि किसी पर्सन को वो पिला दिया तो क्या होगा? हाईली पॉइजनस कंडीशन की तरह काम करेगा। ओके, तो इसका अपन फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो देखना इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक येलो मरकरी ऑक्साइड, HgO का मतलब है मरकरी ऑक्साइड। ओके, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये एज ए एंटी माइक्रोबियल होता है जो ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाया जाता है। ऑफ्थाल्मिक मतलब आईज के लिए बनाया जाता है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा एग्जांपल देखना, इसको क्या करते हैं इसका प्रोसेस समझना फिर बताता हूं मैं आपको। ये मरकरी ऑक्साइड हो गया जो एक्सीपेंट के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील या टिन कोटेड वेसल में इसको बनाया जाता है। एसएस स्टेनलेस स्टील या टिन कोटेड वेसल होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स बहुत माइनर क्रैक या डिफेक्ट हो गया किसमें? स्टेनलेस स्टील या इसमें, तो समझना यहां पे उस डिफेक्ट के पास में जाके ये मरकरी ऑक्साइड क्या करेगा? रिएक्शन करेगा बहुत फास्टली और क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्री मरकरी। मरकरी फ्री होगा Hg। ओके, फ्री मरकरी होगा, दैट फ्री मरकरी विल बी अवेलेबल ऑन इन द ऑइंटमेंट फॉर्म। ऑइंटमेंट में फ्री मरकरी यदि होगा दैट इज वेरी डेंजरस टू द आईज। क्यों फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान देना वाली बात क्या है, यदि हमने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा तो उस वेसल के साथ में हमारा रिएजेंट या सॉल्वेंट एक्शन कर लेगा और दैट डेंजरस फ्री मर्करी विल डैमेज आईज। ओके, ये इस तरह से ये इसका एग्जांपल हो गया, और शिकंजी वाला तो आप याद ही रखना। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी बात कर रहे हैं? दैट इज एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन की बात करते हैं तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, घर में कई बार सब्जी या दाल बनती है, उसमें क्या होता है जनरली बाल या हेयर मिलता है तो उसको हम निकालते हैं या फेंकते हैं, जो भी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन से यहाँ पे आ गया। तो ध्यान देना यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, बट ओबियस है फार्मास्यूटिकल्स कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में बनते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा गैस फॉर्म रहता है। तो फ्रेंड्स उस डस्ट पार्टिकल्स में कौन कौन क्या क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, और भी बहुत डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। सिमिलरली गैसेस बहुत सारी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, स्मोक है। तो यदि ये इनका हमने कंट्रोल नहीं किया तो दीज कंटामिनेशन विल बी अवेलेबल इन आवर फिनिश्ड प्रोडक्ट।
ओके, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, शायद आपको याद भी होगा, मैं जस्ट वापस रिकॉल करवा रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां बनता है, कहीं तो बनता है इंडस्ट्री में जहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यदि उसको आपने इमीडिएटली पैक नहीं किया, क्या होगा? आपने पता होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही होता है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इमीडिएटली पैक नहीं किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट बना देता है। देखना रिएक्शन फिनिश्ड प्रोडक्ट है, क्लियर, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। यदि अपन ने इसको इमीडिएटली पैक नहीं किया तो ये क्या करेगा, CO2 जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो रिएक्शन करेगा इसके साथ में। क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड ध्यान दीजिएगा सॉलिड है, फिर भी रिएक्शन कर लेता ऊपरी सरफेस पे, और उस ऊपरी सरफेस पे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और सोडियम कार्बोनेट इसमें इंप्योरिटी रहेगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इस तरह से फ्रेंड्स हमें एटमॉस्फेयर का भी कंटामिनेशन मिलता है यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डिफेक्टिव स्टोरेज। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसको स्टोर ढंग से नहीं किया तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिएगा आप, यदि हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है जिसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपने बना के इंडस्ट्री में क्या कर दिया, वहां पे मॉइस्ट एयर है तो क्या होगा, यदि उससे एक्सपोज हो जाता है तो ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एज ए इम्प्योरिटी के तौर पे इसमें रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया अगेन दूसरा डिफेक्टिव स्टोरेज का एग्जांपल। क्लियर है? सिमिलरली एडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। एडल्ट्रेशन से रिलेटेड तो सबको प्रॉब्लम होती है। ये जनरली अपने घर में जो दूध आता है वो पानी मिला के दे जाता है हमें, वो एडल्ट्रेशन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे है एक बहुत अच्छा एग्जांपल। जनरली पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, कॉस्टली होता है। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड कॉस्टली होता है और सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पोटेशियम ब्रोमाइड में सोडियम ब्रोमाइड मिला के दे दिया जाता है, ये मिक्सिंग कर दिया जाता है जिससे क्या है, एडल्ट्रेशन हो जाता है और ये एज ए इम्प्योरिटी अवेलेबल रहता है यहाँ पे। क्लियर है? एज ए इम्प्योरिटी कौन अवेलेबल रहता है यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हो गए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज के। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, तो हम उसका कौन कौन सा सोर्स है वो हमने अभी तक पढ़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है ये भी मैं बता देता हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, उसको डिस्कस करना, यही क्वेश्चन आता है। तो आपको सारी की सारी ये लिस्टिंग करके आपको एग्जाम्पल सहित मैंने जो समझाया है वो पूरा का पूरा लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहेगी। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, ताकि उनको भी सबको फायदा मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।